एक सुनहरी सुबह रामू काका अपने खेत में हल चला रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें अपनी मेहनत पर गर्व हो। तभी दूर से जमींदार सुरेश अपने 2 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ आता दिखाई दिया। उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई शिकार ढूंढ रहे हों। रामू काका ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जैसे सूरज पर बादल छा गए हों। अरे ओ रामू, अरे भैया, सुबह सुबह खेत में हल चला रहे हो? क्या इतनी जल्दी है फसल उगाने की? वैसे भी इस सूखे में क्या ही उगेगा, मिट्टी के ढेले। प्रणाम प्रणाम जमींदार साहब। मैं बस अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साल सूखा बहुत है। फसल का कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भैया देखो, फसल का पता हो या ना हो, लेकिन लगान का पता जरूर होना चाहिए। तुमने अभी तक पिछले महीने का लगान नहीं चुकाया और इस महीने का तो अभी बाकी ही है। क्यों भैया, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा खजाना सिर्फ तुम्हारे सूखे खेतों को देखकर ही भर जाएगा क्या? हैं? नहीं जमींदार साहब, मैंने आपसे पहले भी प्रार्थना की थी कि इस बार फसल बिल्कुल चौपट हो गई है। खाने के लाले पड़े हैं, लगान कहाँ से दूं? मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया करके थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, बस थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मोहलत? अरे यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है रामू। ये मेरा खेत है, मेरा, और मेरा नियम चलता है। अगर तुमने 2 दिन के भीतर लगान नहीं चुकाया तो ये जमीन हमारी हो जाएगी, समझ गए? और फिर तुम्हें यहाँ घास भी काटने नहीं दूंगा। तुम्हारे बच्चों को क्या खिलाना है वो तुम्हारी मर्जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं हो सकता, समझ गए? बात करता है 2 दिन का। जमींदार साहब सही कह रहे हैं। रामू, लगान नहीं तो जमीन नहीं, फिर भटकते रहना शहर में काम ढूंढते हुए। अरे चलो चलो, काम पर लगो या फिर अपनी जमीन खोने को तैयार हो जाओ। टकटकी लगा कर देख, काम करो भाई, काम करो। जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए। ये जमीन मेरे पुरखों की है। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा जमींदार साहब? ऐसा मत कीजिए। अरे भाई, ये तुम्हारी समस्या है रामू कि तुम कहाँ जाओगे। मेरे पास बहुत किसान है जो लगान देने को तैयार है। अगर तुम नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी मदद करेगा तो भैया भूल जाओ, इस पूरे राज्य में मेरा सिक्का चलता है, जमींदार सुरेश का। जमींदार सुरेश और उसके सिपाही चले गए। लेकिन उनके शब्दों ने रामू काका के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया। रामू वहीं खेत में बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसे अर्जुन की याद आई, जिसकी हथौड़ी में इतनी ताकत थी कि वो शायद इस अन्याय को भी तोड़ सके। अगली सुबह होते ही रामू काका अर्जुन की भट्टी पर पहुंचे।
अर्जुन, मेरे प्यारे भाई, तुम तो अपने काम में ऐसे मगन हो जैसे दुनिया में कोई परेशानी ही ना हो। पर मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ने वाली है भाई। हाँ, अरे रामू काका, आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? ओह, लगता है जमींदार साहब ने फिर से कोई नया फरमान सुनाया है ना? सही कहा बेटा, सब बिगड़ रहा है। मेरी फसल इस बार सूखे की भेंट चढ़ गई और अब ऊपर से जमींदार ने लगान बढ़ा दिया है। जैसे सूखा पड़ने से उसके खजाने में और पैसे कम पड़ गए हों। अगर लगान नहीं दिया तो वो मेरी जमीन छीन लेगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या उन्हें अब घास खाकर गुजारा करना पड़ेगा? क्या दिन आ गए हैं, क्या कहूँ। बस 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 बस, शांत हो जाइए। सुनकर बहुत दुख हुआ काका, लेकिन मैं आपकी भला इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं तो बस एक लोहा पीटने वाला लोहार हूँ। मेरी हथौड़ी बस लोहे को सीधा कर सकती है, टेढ़ी मेढ़ी व्यवस्था को नहीं। हाँ, मुझे पता है तुम सीधे साधे हो और अपना काम जानते हो बेटा, लेकिन तुम्हारी बनाई तलवारें तो राजा विक्रम को भी पसंद है। सुना है कि वो तुम्हारी कारीगरी के कायल हैं। क्या तुम उनसे हमारी परेशानी बता नहीं सकते? ये केवल हमारी बात नहीं है, गांव के और भी कई किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। जमींदार का अत्याचार अब हद पार कर रहा है बेटा। रामू काका की बात अर्जुन के मन में घर कर गई। उसे लगा कि अब उसे अपनी कला को केवल बाजार में बेचने के बजाय समाज सेवा में भी लगाना चाहिए। उसके मन में एक क्रांतिकारी विचार कौंधा, एक ऐसी तलवार बनाने का विचार जो आशा की किरण बन सके या कम से कम राजा की आंखें खोल सके। एक खास तलवार, ये एक विचार हो सकता है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कारीगरी का उपयोग इस तरह से भी हो सकता है। ये सिर्फ एक तलवार नहीं होगी रामू काका, ये हमारे गांव के किसानों की आखिरी उम्मीद होगी, या शायद राजा की सुबह की नींद उड़ाने का बहाना। हाँ बेटा, अगर तुम ऐसा कर सको तो हम सब तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हम तो बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए, बस। आप चिंता ना करें रामू काका, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। मैं एक ऐसी तलवार बनाऊंगा जो राजा विक्रम को मजबूर कर दे मेरी बात सुनने के लिए। ये तलवार केवल धातु और कला का मेल नहीं होगी, बल्कि न्याय और आशा का प्रतीक भी बनेगी, या शायद उनके शस्त्रागार की सबसे चमकदार चीज। इसके बाद रामू काका वहां से चले जाते हैं। रामू काका के जाने के बाद अर्जुन ने एक नई तलवार बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपनी भट्टी की आग को तेज किया और उसने दिन और रात एक कर दिए उस चमत्कारी तलवार को बनाने के लिए। रात घिर आई थी। शांतिपुर गांव में अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन जमींदार सुरेश की हवेली में रोशनी जल रही थी। जमींदार सुरेश अपने दो वफादार आदमियों कालू और धन्ना के साथ बैठा था, जैसे कोई गुप्त योजना बन रही हो। जमींदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अरे कालू धन्ना, देखा तूने कैसे रामू और उसके जैसे चूहे मेरी एक चेतावनी पर ही बिलों में घुस गए। उन्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। इस सूखे में भी लगान वसूल करूंगा और उनकी जमीन को भी हड़पूंगा। लगता है कि उन्हें अभी तक मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं है।
बिल्कुल सही कहा मालिक आपने। आप तो साक्षात भगवान हैं इस गांव के लिए। आपके आगे किसी की मजाल जो आंख उठाकर देख सके। वो रामू तो बेचारा कांप रहा था, जैसे उसकी घिघी बंध गई हो, जैसे कोई खरगोश शेर को देख ले। हाँ मालिक, हमने तो आज एक और किसान को खूब धमकाया, कहा अगर लगान नहीं दिया तो उसका घर भी जला देंगे। अब देखिएगा कल सुबह ही आकर पैसे देगा। ये साले लातों के भूत हैं मालिक, बातों से नहीं मानते। हाँ, शाबाश शाबाश, सीख रहे हो मुझसे काम करना। ऐसे ही काम करो, मुझे ऐसे ही वफादार कुत्ते पसंद हैं। ये किसान साले सोचते हैं कि राजा तक उनकी बात पहुंचेगी। अरे राजा तो बस सोने और रानियों से फुर्सत नहीं पाता है, तो इनकी बात कहां से सुनेगा। वही तो मालिक। लेकिन मालिक सुना है कि कोई लोहार है अर्जुन नाम का, जो कि एक खास तलवार बना रहा है राजा विक्रम के लिए, ताकि वो उनसे मिल सके और गांव वालों को उनकी समस्या बता सके। मालिक मैं क्या कहता हूँ कि क्या पता वो अर्जुन? ससुरा, वो तो मामूली लोहार है, उसकी हथौड़ी सिर्फ लोहा पीट सकती है, मेरा राज नहीं। और तलवार, अरे राजा को तो मैं हर साल 20 तलवारें भेंट करता हूँ। उसकी तलवार में ऐसा क्या खास होगा? ज्यादा से ज्यादा राजा उसे अपने शस्त्रागार में रख लेंगे और वो लोहार चला जाएगा अपनी दुकान पर, और क्या। अरे वो क्या समझेगा कि दुनिया कैसे चलती है? उसे तो बस अपनी भट्टी में आग दिखती है, उसे तो बस लोहा पीटना आता है। वही करे तो अच्छा है, नहीं तो किसी दिन मैं पीट दूंगा। वही तो मालिक। लेकिन फिर भी मालिक, मैं क्या कहता हूँ, कभी कभी छोटी मोटी चिंगारी भी बड़ी आग लगा देती है। लोग कहते हैं वो लोहार बहुत जिद्दी है। जिद्दी है? अरे उसे अभी जमींदार सुरेश की जिद नहीं पता। अगर उसने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो उसकी वो खास तलवार उसके ही गले पर होगी। उसे सिखाना पड़ेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। अगर वो राजा से मिल भी गया तो भी क्या कर लेगा वो? मैं उसके सारे आरोपों को झूठा साबित कर दूंगा। अरे मैं कह दूंगा कि वो लोहार अपनी जमीन के लालच में मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। अरे कौन है जो उसकी बात पर यकीन करेगा, और कौन है जिसकी हिम्मत है मेरी बात काट दे? हाँ, अरे जब मेरे पास इतना पैसा और ताकत है, कौन है जो उस पर यकीन करेगा? कौन है जो मेरी बात काट दे? जबकि मेरे पास इतना पैसा और ताकत है, राजा को तो बस चापलूसी पसंद है। हाँ मालिक, आप चिंता न करें, आपकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं ना मालिक। हाँ मालिक, हाँ। बस यही तो बात है। अरे मैं राजा हूँ यहाँ का, और कोई भी चाहे वो लोहार हो या किसान, मेरे राज में आंख उठाकर नहीं देख सकता। चलो अब तुम लोग जाओ और कल सुबह से लगान वसूली तेज करो। सूखा पड़े कुछ भी पड़े, लगान बराबर चाहिए भैया, पूरा का पूरा 100%। और हाँ, अगर कोई ज्यादा बोले तो उसे सबक सिखाने में कसर मत छोड़ना, ये मेरा आदेश है। चलो जाओ। जमींदार सुरेश के आदमी बाहर निकल गए और हवेली में सन्नाटा छा गया। जमींदार अपनी जीत का जश्न मना रहा था, इस बात से बेखबर कि एक छोटी सी तलवार जो कुछ ही देर में राजा के दरबार में पहुंचने वाली थी, उसके साम्राज्य की नींव हिलाने वाली थी। उसकी हंसी जल्द ही आंसुओं में बदलने वाली थी। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने अपनी तलवार बनाकर पूरी कर दी।
वो इतनी चमकीली थी कि शायद सूरज भी शर्मसार हो जाए। अर्जुन ने सावधानी से उस तलवार को कपड़े में लपेटा और दरबार की ओर चल पड़ा। उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन न्याय की अलख उसे आगे बढ़ा रही थी। शाही दरबार के द्वार पर पहुंचते ही उसे दो विशालकाय सिपाहियों ने रोका, जो अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपनी मूंछों पर ध्यान देते थे। कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों आए हो? ये राजा का दरबार है, कोई आम जगह नहीं। यहाँ तो मंत्री भी मिलने के लिए समय लेकर आते हैं, समझे? देखिए, मेरा नाम अर्जुन है और मैं शांतिपुर गांव का लोहार हूँ। मैं राजा विक्रम के लिए एक विशेष भेंट लेकर आया हूँ। क्या कृपया आप मुझे उनसे मिलने की अनुमति दे सकते हैं? देखो भाई, महाराज बहुत व्यस्त हैं, वो हर किसी से नहीं मिल सकते। तुम अपनी भेंट यहीं छोड़ दो, हम उन तक पहुंचा देंगे। और हाँ, यहाँ लाइन में लगे बिना कुछ नहीं मिलता, समझ गए? नहीं 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 नहीं, देखिए आप समझे नहीं। ये भेंट इतनी खास है कि मैं इसे स्वयं महाराज को देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि जब महाराज इसे देखेंगे तो वो मुझसे अवश्य मिलेंगे। ये सिर्फ एक भेंट नहीं, ये एक, मान के चलिए, कारीगरी का बहुत बहुत बेहतरीन नमूना है। मतलब मास्टरपीस कह लीजिए इसको। सिपाहियों ने आपस में विचार विमर्श किया। अर्जुन के आत्मविश्वास और उसकी भेंट की असाधारणता के दावे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तुरंत मंत्री जगन्नाथ को वहां बुलाया। मंत्री जगन्नाथ अर्जुन के पास आए। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। ए युवक, कौन है कौन तू, और ऐसी क्या भेंट है तेरे पास जो तू सीधे महाराज से मिलना चाहता है? वैसे इस दरबार में हर दूसरा आदमी तो खास भेंट लेकर आता है, अब तेरे पास खास से भी खास क्या है, बता। प्रणाम मंत्री महोदय, मेरा नाम अर्जुन है। मैं शांतिपुर गांव का एक साधारण सा लोहार हूँ, लेकिन मेरी बनाई तलवारें दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मैंने महाराज के लिए एक ऐसी तलवार बनाई है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। मुझे विश्वास है मंत्री जी कि महाराज इसको देखकर प्रसन्न होंगे और मुझसे अवश्य मिलेंगे। ये तलवार, मान के चलिए, मेरे गांव के लोगों की उम्मीद का प्रतीक है और शायद आपके लिए एक नया अवसर भी। अबे साधारण लोहार और इतनी बड़ी बड़ी बातें। चल ठीक है, पहले मुझे दिखा तेरी तलवार। अगर वो सच में इतनी अद्भुत है जितनी तू कह रहा है तो मैं महाराज से तुम्हें मिलने की अनुमति दिलवाऊंगा। पर याद रखना, अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, समझ गए? दिखाओ। अर्जुन ने सावधानी से कपड़ा हटाया और तलवार की चमक से सभी लोग चौंक गए। इतनी चमकदार चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, क्या गजब का मुजस्सिमा है ये। तुमने ऐसी कारीगरी दिखाई है, वाह, मैंने ऐसी कारीगरी अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इसकी क्या बात है, क्या बात है। इसकी बनावट, इसका संतुलन, इसकी धार, हाय 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 हाय, ये तो किसी भी योद्धा का सपना होगी। ऐसा लग रहा है कि ये तो ऐसी है जैसे साक्षात देवताओं ने बनाई हो। मान गए तुमको। तुम सच में एक महान कलाकार हो अर्जुन। शायद तुम्हें हमारे शाही कारखाने का मुखिया बना देना चाहिए। ये सब आपकी कृपा है मंत्री महोदय, और महाराज के प्रति मेरा सम्मान। मैंने बस इसे अपने पूरे दिल से बनाया है। ये गांव वालों की दुआओं से हो पाया है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें महाराज से मिलने का अवसर दिलवाऊंगा। एक काम करो, तुम आज शाम को दरबार में आना इस तलवार के साथ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद अर्जुन अपनी भट्टी की ओर निकल गया।
शांतिपुर गांव में जमींदार सुरेश का क्रूर चेहरा और स्पष्ट होता जा रहा था। लगान ना देने वालों के घरों के सामने काली झंडियां टांग दी जाती और लोगों को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी जाती, जैसे कोई नया फैशन ट्रेंड चला हो। क्यों श्यामू, तू आज खेत काहे नहीं गया? लगता है जमींदार ने तुझे भी अपनी विकास योजना का हिस्सा बना लिया है। अरे क्या कहूँ रामू भैया, कल जमींदार के कारिंदों ने मेरे बेटे को पीट दिया। बोले कि अगर 2 दिन में लगान नहीं चुकाया तो बैल और हल भी उठा ले जाएंगे। अब बताइए भला क्या खाएंगे हम? लगता है कि अब घास और पत्थर खाना पड़ेगा। अरे अब तो हद हो गई, अब बच्चों को भी नहीं बख्शते ये लोग। क्या कहूं मैं। खैर, मैंने अर्जुन लोहार से इस बारे में बात की है, देखो वो हमारी क्या मदद करेगा। अचानक दूर से धुआं उठता दिखाई देता है और लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं। अरे वो देखो, वो धुआं, वो रमेश का घर है भाई। अरे बाप रे बाप, और देखो जमींदार खुद वहां आ रहा है। क्या? रमेश का घर? पर क्यों? और जमींदार खुद क्यों? अरे बाप रे बाप, ये तो हद हो गई। हमने बस कुछ दिन और मांगे थे लगान चुकाने के लिए, पर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने हमारा सब कुछ जला दिया। हमारे बच्चों का क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर, हमारी जिंदगी भर की कमाई सब राख हो गई, सब राख हो गई, सिर्फ इसीलिए कि हम लगान नहीं दे पाए। अरे भाई, क्या यही न्याय है? क्या यही हमारा कसूर है कि हम गरीब हैं? बिल्कुल सही कहा तूने, तेरा यही कसूर है। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मेरा लगान चुका सको, बस यही तेरा कसूर है। और ये आग सिर्फ रमेश के घर में नहीं लगी है, ये उन सब के लिए एक चेतावनी है जो मेरा हुक्म नहीं मानते। अरे सुन लो रे गांव वालों, जो भी लगान नहीं देगा उसकी जमीन सरकारी मानी जाएगी और उसका भी हाल रमेश के जैसा होगा। ये मेरा हुक्म है। उसी समय गांव में जमींदार के आदमी ढिंढोरा पीटते हैं। ए गांव वालों, ध्यान से सुनो, जो भी लगान नहीं देगा उसकी जमीन सरकारी मानी जाएगी। जमींदार साहब का आदेश है, हर हाल में लगान वसूल होगा। सुनो सुनो सुनो। ये डर का माहौल अर्जुन तक भी पहुंच गया। जब वो गांव लौटकर आया, शाम को अर्जुन पूरे आत्मविश्वास के साथ राजा विक्रम के भव्य दरबार में प्रस्तुत हुआ। महाराज, आज मैं आपके समक्ष एक असाधारण प्रतिभा को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये शांतिपुर गांव का लोहार अर्जुन है, जिसने आपके लिए एक ऐसी तलवार बनाई है, एक ऐसा मुजस्सिमा बनाया है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये केवल एक हथियार नहीं, एक कला का उत्कृष्ट नमूना है। लाओ भाई, हमें भी तो दिखाओ ये अद्भुत मुजस्सिमा। लाइए लाइए, हमने सुना है कि इसकी कारीगरी बेजोड़ है। उम्मीद है कि ये उतनी ही धारदार होगी जितनी की मंत्री जी की बातें। लाओ। अर्जुन ने सम्मान पूर्वक तलवार को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने तलवार को अपने हाथ में लिया और उसकी सुंदरता, संतुलन और धार से प्रभावित हुए। उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना देखकर खुश होता है।
वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत। अविश्वसनीय। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, यह कला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी बनावट और इसका संतुलन, वाह वाह वाह। मैंने अपने जीवन में ऐसी सुंदर और मजबूत तलवार कभी नहीं देखी। अर्जुन, तुम सच में एक महान कलाकार हो। हम तुम्हारी कारीगरी से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे। धन, दौलत, मान, सम्मान, सब कुछ। महाराज, हमें आपसे धन दौलत या कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए। हम यहाँ अपने गांव के लोगों की ओर से एक याचना लेकर आए हैं। ये तलवार हमारे गांव के लोगों की खामोश पुकार है, जो शायद आप तक सीधे नहीं पहुंच पाती। पुकार, याचना? हम मतलब नहीं समझे। साफ साफ बताओ क्या बात है। हमने तो सोचा था कि तुम अपनी कला का इनाम मांगोगे, जैसे कि हर कलाकार मांगता है। महाराज, बात यह है कि शांतिपुर गांव के किसान बड़ी मुश्किल में है। जमींदार सुरेश उन पर बहुत अत्याचार करता है। उसने इस साल सूखा पड़ने के बावजूद लगान बढ़ा दिया है। जो किसान लगान नहीं दे पा रहे, उनकी जमीनें जबरदस्ती हड़पी जा रही हैं। रामू काका जैसे कई वृद्ध किसान बेघर होने की कगार पर हैं महाराज। उनकी फसलें सूख गईं, उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है। उनकी आंखें आशाहीन हो चुकी हैं। जीवन उनके लिए खत्म हो चुका है महाराज। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। शायद उन्हें जमींदार के शाही पकवानों से ईर्ष्या होती होगी। जमींदार के आदमी दिन रात गांव में घूमते हैं, ऐलान करते हैं कि लगान नहीं दोगे तो ये होगा तो वो होगा। लोगों को धमकाते हैं और किसी को मारते ऐसा है जैसे आवारा कुत्ते को मार रहे हो महाराज। राजा विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन की बातों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जमींदार सुरेश, हमने उसके बारे में कई शिकायतें सुनी हैं, लेकिन हमें लगा था कि ये छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो गंभीर मामला है। मंत्री जगन्नाथ, क्या ये सच है? क्या हमारे राज्य में हमारी प्रजा पर ऐसा अत्याचार हो रहा है और हमें इसकी खबर नहीं? या आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ही खबरें सुनाते हैं? बताइए। जी महाराज, कुछ शिकायतें आई थी मेरे पास, लेकिन जमींदार सुरेश का प्रभाव बहुत अधिक है। वो बहुत चालाक है महाराज, और सबूत मिटाने में भी माहिर है। इसीलिए हम कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए। वो तो अपने जुर्म को भी प्रशासनिक सुविधा कहता था। ओहो, ये तो अक्षम्य अपराध है। हमारे राज्य में कोई भी किसान भूखा नहीं रहेगा और किसी भी जमींदार को अत्याचार करने की इजाजत नहीं होगी। अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने हमें यह बात बताई। तुम्हारी ये तलवार जितनी धारदार है, उतनी ही धारदार तुम्हारी बातें हैं। शाबाश। लगता है कि तुम्हारी तलवार ने मेरी अंतरात्मा को भी जगा दिया है। महाराज, हमारी बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे गांव की रक्षा करें और जमींदार सुरेश के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाएं। हमें बस न्याय चाहिए महाराज, और थोड़ी सी शांति, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। चिंता मत करो अर्जुन, न्याय अवश्य होगा। हम अभी मंत्री जगन्नाथ को आदेश देते हैं कि वो इस मामले की तुरंत जांच करें। सुन रहे हैं मंत्री जी? जांच करिए आप इसकी, और जमींदार सुरेश को दरबार में बुलाया जाए और उस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए। यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसे कठोरतम दंड मिलेगा। कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय से बड़ा नहीं होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी सैनिकों को शांतिपुर गांव भेजता हूं। वो जमींदार सुरेश को तुरंत पकड़कर यहां ले आएंगे। अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी सी कोशिश इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। महाराज, आपने मेरी बातें सुनी और मुझे विश्वास है कि अब हमारे गांव में शांति और न्याय का सूर्य फिर से चमकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमें नया जीवन दिया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस 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 बस, शांत हो जाओ अर्जुन, शांत शांत। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुमने ना केवल हमें एक अद्भुत तलवार दी, बल्कि तुमने हमें अपने राज्य में हो रहे अन्याय से भी अवगत कराया। तुम मेरे राज्य के सच्चे सेवक हो और शायद मेरे सबसे अच्छे जासूस भी। शाबाश, बहुत अच्छे। शाही सैनिक तुरंत शांतिपुर गांव पहुंचे और जमींदार सुरेश को बंदी बना लिया। गांव वाले जमींदार को हथकड़ी में देखकर हैरान थे। कुछ तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि कोई सपना देख रहे हैं। जमींदार सुरेश को हथकड़ी में दरबार में पेश किया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तो जमींदार सुरेश, तुम पर अपने गांव के किसानों पर अत्याचार करने, अवैध रूप से लगान बढ़ाने और उनकी जमीनें हड़पने के गंभीर आरोप हैं। क्या तुम इन आरोपों के बारे में कुछ कहना चाहते हो या तुम अपनी वसीयत लिखना चाहते हो? बताओ। महाराज, ये सब झूठ है। ये किसान मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया है महाराज। मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ। ये जो लोहार अर्जुन है ना महाराज, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे मेरी जमीन चाहिए महाराज, तभी वो ऐसा कर रहा है। जमींदार सुरेश, बस बहुत हो गया। अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कई किसानों की गवाहियां हैं जो तुम्हारे अत्याचारों की पुष्टि करते हैं। हमने दिन रात गांव में जांच करवाई और तुम्हारे गुप्त खजाने का भी पता लगा लिया है। रामू, तुम अपनी बात बताओ, सामने आओ, बताओ। प्रणाम महाराज। जमींदार सुरेश ने इस साल सूखे के बावजूद हम पर 3 गुना लगान थोप दिया महाराज। जब हम देने में असमर्थ थे तो उसने हमारे खेत हड़पने की धमकी दी। उसने कई किसानों की जमीनें पहले ही हथिया ली हैं। उसने मेरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जहां मेरे पूर्वजों ने सदियों से खेती की है महाराज। उसने हमारे बच्चों से खाना छीन लिया। ये लोग इतना बढ़ गए हैं कि इनके आदमी हमारे गांव के बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उनको पीटते हैं। ओह, सही सही बताओ जमींदार कि क्या ये सब कुछ सच है? तुम्हारी आंखों में डर साफ दिख रहा है। लगता है कि तुमने झूठ बोलने की कला में महारत हासिल नहीं की है। महाराज, महाराज, हमें तो ये भी पता चला है कि जमींदार सुरेश ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कई लोगों को परेशान किया है। उसने गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया और फिर उन्हें चुकाने में असमर्थ होने पर उनकी संपत्ति हड़प ली। और अभी हाल ही में तो इसने किसी रमेश नाम के किसान का घर जला दिया। और इसके पास ऐसे कई दस्तावेज हैं महाराज जो जमींदार के अपराध को साबित करते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। जमींदार सुरेश का सिर शर्म से झुक गया था, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। राजा विक्रम ने जमींदार सुरेश को दोषी ठहराते हुए अपना अंतिम फैसला सुनाया। ठीक है, तो जमींदार सुरेश, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। एक जमींदार का कर्तव्य अपने किसानों की रक्षा करना होता है, उनका कल्याण सुनिश्चित करना होता है, ना कि उन्हें लूटना और उन पर अत्याचार करना। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है और मेरे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने मेरी प्रजा को धोखा दिया है, धोखा, और हमें भी, क्योंकि हमें देर से पता चला। महाराज, मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे भीख मांगता हूँ महाराज। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा, सबको वापस कर दूंगा। बस एक मौका दीजिए। सबसे गलती हो जाती है महाराज। मैं अब ईमानदार बनूंगा, अच्छा बनूंगा महाराज।
बस ये नौटंकी मत करो। अब बहुत देर हो चुकी है सुरेश। तुम्हारे अपराध इतने गंभीर हैं कि तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। न्याय अवश्य होगा। हम तुम्हें सभी आरोपों में दोषी पाते हैं और लगता है कि तुम्हारी ईमानदारी की कसम भी झूठी है। राजा का निर्णय सुनकर जमींदार सुरेश स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था, जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। जमींदार सुरेश को उसकी सभी संपत्तियों से वंचित किया जाता है। उसकी जमीनें और धन उन किसानों और लोगों को लौटा दी जाएं, जिनसे उसने अन्याय पूर्वक वसूला है, और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उसे ऐसे काम पर लगाया जाए जहां वो जीवन भर परिश्रम करेगा और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करेगा। वो दूसरों के खेतों में काम करेगा, जैसे उसने उन्हें मजबूर किया खेत के मालिकों को काम करने के लिए, किसानों को मजबूर किया, वैसे ही इसको मजबूर करो काम करने के लिए। और हाँ, उसे अपनी कमाई का लगान भी चुकाना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, नहीं 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 महाराज, महाराज। सिपाहियों ने जमींदार सुरेश को तुरंत कारावास में बंद कर दिया। अर्जुन और रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा ये सब किसी सपने से कम नहीं। तो अब तुम सब चिंता मुक्त रहो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि शांतिपुर गांव में कोई भी किसान भूखा न रहे। मैं राज्य की ओर से तुम्हें बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध करवाऊंगा, ताकि तुम अपनी जमीनों पर फिर से खेती कर सको। और एक नया न्याय प्रिय जमींदार नियुक्त किया जाएगा, जो तुम्हारे कल्याण के लिए काम करेगा। तुम्हारी जमीनों पर तुम्हारी ही मेहनत का फल लगेगा, और कोई सुरेश जैसा जमींदार उसे छीनने नहीं आएगा। हाँ, महाराज, महाराज, आपने हमको नया जीवन दे दिया। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आपने हमें डूबने से बचाया है और हमें सिखाया है कि आवाज उठाने से कुछ तो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज, आपने हमें न्याय दिलाया। आपकी जय हो। महाराज, आपने मेरी कला को एक नया अर्थ दिया। अब मैं सिर्फ तलवार नहीं बनाऊंगा, बल्कि न्याय के प्रतीक बनाऊंगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।